हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SN1 और SN2 जो अभिक्रिया होती है उसको लेकर के कुछ क्वेश्चन एंड साथ में उनके मध्य अंतर, मतलब उन दोनों के बीच के अंतर को हम समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 8 था उसमें SN1 और SN2 अभिक्रिया को बहुत बारीकी समझाया है। अगर आपने लेक्चर नंबर 8 वीडियोस नहीं देखा है जिसमें मैंने ये सारा समझाया कि SN1 SN2 अभिक्रिया क्या होती है, अब इसमें कुछ बातें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ में उसका अंतर देखेंगे। तो दोस्तों, आप प्लीज़ जाकर के उस वीडियो को देखिए, तब जाके ये टॉपिक समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं SN1 और SN2 अभिक्रिया को नहीं पढ़ाने वाला हूँ, उसमें कुछ बातें हैं यानी कि फैक्ट होते हैं उनके बारे में बताऊँगा और इसके अलावा उनके मध्य अंतर बताऊँगा। ठीक है, तो बार बार वही बात नहीं बोलता हूँ। शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे पास में क्वेश्चन लगा लेते हैं एक बार। हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है, विन्यास का प्रतिपन्न या वाल्डन प्रतिपन्न क्या होता है। ये SN2 अभिक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विन्यास प्रतिपन्न या वाल्डन प्रतिपन्न क्या होता है। समझना दोस्तों ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर हम SN2 अभिक्रिया को समझेंगे तो इसमें हम लोगों ने 1 डिग्री या फिर सामान्य हेलो एल्केन लिया था। जैसे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर सामान्य हेलो एल्केन है जिसमें कोई हैलोजन जुड़ा होता है और इसके साथ में कनेक्ट हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे। अब दोस्तों होता क्या, इसको समझिए ध्यान से। होता ये है कि इसमें जब हम लोगों ने कोई भी न्यूक्लियोफिलिक यानी कि नाभिक स्नेही का पश्च आक्रमण करवाया था। क्या करवाया था? पश्च आक्रमण। मतलब हमारे पास में कोई न्यूक्लियोफिलिक होगा, इसका हम लोगों ने पश्च आक्रमण करवाया था। ठीक है, वापस से मैं बता रहा हूँ इसी चीज़ को। पश्च आक्रमण करवाते समय दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर एक बीच में एक अवस्था बनती है। मतलब कि ये होगा कि आपका कार्बन होता है, उससे हैलोजन धीरे धीरे बंध तोड़ना स्टार्ट कर देगा ऐसे, और न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही होता है वो धीरे धीरे बंध बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक होगा वो धीरे धीरे बंध बनाना स्टार्ट कर देगा। अब क्या होता है, अब दोस्तों ये जो आपके हाइड्रोजन होते हैं वो आप देख रहे हैं इसमें ऐसे होंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे एक ही तल में आ जाएंगे ऐसे। फिर आप बाद में देखोगे तो फिर क्या हो जाएंगे, समझो ध्यान से। बाद में आप लोग देखोगे दोस्तों तो ये पूरी तरह से हैलोजन बाहर हो जाता है और न्यूक्लियोफिलिक आपका जुड़ जाता है इस कार्बन से। तो हैलोजन आपका बाहर हो गया, न्यूक्लियोफिलिक होता है वो जुड़ जाता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। आ रही है बात समझ? ऐसी। तो आप देख रहे हो दोस्तों, जैसे जैसे न्यूक्लियोफिलिक जुड़ना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर जो CH बंध है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य बंध है, इनका विन्यास होता है वो धीरे धीरे चेंज होता है। अब मैं इसका मस्त एग्जांपल बताता हूँ। जैसा हम लोग छाता को खोलते हैं तो छाता खोल देंगे, फिर धीरे धीरे वायु होती है वो तेज आना स्टार्ट होती है, तो फिर छाता होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, उलटना स्टार्ट होता है। और इसके बाद अगर ज़्यादा वायु आ जाती है तो छाता होता है वो उलट जाता है। मतलब अंदर वाला भाग होता है बाहर की ओर आ जाता है और बाहर वाला भाग हो अंदर की ओर चला जाता है। तो आप इसी तरह से विन्यास प्राप्त करोगे। जो SN2 अभिक्रिया है इसमें न्यूक्लियोफिलिक जब सामान्य हैलोअल्केन या 1 डिग्री हैलोअल्केन से अटैक करता है, पश्च आक्रमण करता है, तो हाइड्रोजन जो CH बंध होता है इनका विन्यास होता है वो पहले ऐसा होगा, फिर धीरे धीरे एक ही तल में आ जाएंगे और बाद में इनका विन्यास अलग हो जाएगा। तो जब ये विन्यास होता है वो न्यूक्लियोफिलिक के जुड़ने के कारण से बदलता है, और जो आपका हैलोजन होता है जो कि एक नाभिक स्नेही बोल सकते हैं आप लोग इसको, जो अवशिष्ट होगा शेष वो बाहर निकल जाता है। तो ये जो घटना होती है इसको दोस्तों हम बोलते हैं विन्यास का प्रतिपन्न। विन्यास का प्रतिपन्न होना, बदलना। ठीक है, इसका दूसरा नाम है वाल्डन प्रतिपन्न भी कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये संक्रमण अवस्था कहलाती है। ठीक है, इसको समझिए। सिंपल सी बात है कि SN2 अभिक्रिया होती है। SN2 अभिक्रिया में जब आपका न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही अटैक करता है, पश्च आक्रमण करता है, तो इसमें CH बंध होता है वो अपनी पहले स्थिति अलग होगी ऐसे, और बाद में धीरे धीरे एक ही तल में आएगी, और फिर बाद में क्या हो जाएगी, इसकी स्थिति बदल जाती है और फिर आपका हैलोजन का बाहर निकल जाता है। इसकी स्थिति बदल जाती है, वो बाहर निकल जाता है।
यह जो घटना होती है इसको बोलते हैं हम लोग विन्यास का प्रतिपन या वाल्डन प्रतिपन कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन को मैं लिखता हूँ। ओके, अब यहाँ पर आप लोग डेफिनेशन को पढ़ के इसको कंपेयर कर लीजिए। देखिए, जब SN2 अभिक्रिया होती है, इसमें अगर सामान्य हैलो एल्केन, ये दोस्तों होता है सामान्य हैलो एल्केन। ऐसा क्यों? क्योंकि हैलोजन केवल कार्बन पर जुड़ा है और कार्बन में कोई कार्बन समूह नहीं है, केवल हाइड्रोजन ही जुड़े हुए हैं 3, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सामान्य हैलो एल्केन या 1 डिग्री। अब 1 डिग्री किसको बोलेंगे? यदि यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह पर कोई कार्बन समूह होता है CH3, ठीक है, मतलब कार्बन हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा होता है वो कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री हैलो एल्केन। ये हो जाएगा हैलो एल्केन का सिंबल। पर नाभिक स्नेही का आक्रमण करता है या आक्रमण होता है, जो आपका नाभिक स्नेही होता है वो सामान्य हैलो एल्केन पर आक्रमण करता है तो CH बंध दूर होने लगते हैं। जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन बंध होते हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। देखो आप देख रहे हो ना, यहाँ से पीछे से यहाँ अटैक कर रहे हैं तो ये फिर धीरे धीरे ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। पहले ऐसे होते हैं फिर बाद में धीरे धीरे ऐसे हो जाएंगे, उल्टे, हालांकि उल्टे नहीं ऐसे देखिए, तथा संक्रमण अवस्था में तीनों एक ही तल में हो जाते हैं। संक्रमण अवस्था में देखोगे तो ये हालांकि पीछे होता है, उस साइड होता है, बट ऐसे बनाते हैं इसको, तो वो तीनों एक ही तल में हो जाएंगे। आ रही बात समझे? एक ही तल में हो जाता है। ऐसा होने पर आक्रमण के लिए उपलब्ध जो कार्बन होगा उस परमाणु का विन्यास विपरीत हो जाता है। जहाँ पर आक्रमण कराएगा उस कार्बन का जो विन्यास होगा वो फिर कैसा हो जाएगा? विपरीत हो जाता है। और जैसे ही विपरीत हो जाएगा तो आपका जो अवशिष्ट समूह, इसको बोलते हैं अवशिष्ट समूह, या हम कह सकते हैं एक नाभिक स्नेही, दूसरा नाभिक स्नेही, ठीक है, वो बाहर हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल मैंने जो आपको बताया था वही लिखा है। जैसे तेज हवा में छाता अंदर की ओर बाहर उलट जाता है, ठीक है, बाहर उलट जाता है, इसके साथ ही अवशिष्ट जो समूह होता है बाहर निकल जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? विन्यास का प्रतिपन या वाल्डन प्रतिपन कहते हैं। ये क्वेश्चन अगर आ सकता है, इंपॉर्टेंट है SN2 अभिक्रिया के लिए, तो मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन 2-3 और हैं SN1 और SN2 अभिक्रिया के लिए, और इसको हम सॉल्व करके फिर इनके मध्य अंतर को समझते हैं। देखिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ दोस्तों, अब हम आगे समझते हैं। SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया के लिए मैंने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए। मेरे हिसाब से इसको बनाया क्योंकि आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग समझे तो SN1 अभिक्रिया होती है, उसको होने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? 3 डिग्री हैलो एल्केन का प्रयोग करते हैं। और SN2 होता है अभिक्रिया किस में होती है, किसके लिए हम यूज़ करते हैं? तो 1 डिग्री हैलो एल्केन के लिए यूज़ करते हैं। अब बात यहाँ पर यह आती है कि यदि दोस्तों हम बात करें कि SN1 अभिक्रिया में ऐसा क्यों कि इसमें 3 डिग्री हैलो एल्केन ही लिया गया है, क्यों इसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री हैलो एल्केन का प्रयोग नहीं कर सकते? आपके माइंड में भी क्वेश्चन आता है, मेरे माइंड में भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये बात है। अब दूसरी बात ये है कि SN2 अभिक्रिया के लिए 1 डिग्री हैलो एल्केन ही क्यों लिया जाता है? क्या इसमें 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं लिया जा सकता? क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें पश्चाक्रमण संभव है? अभी मैंने आपको जस्ट समझाया है प्रतिपन में कि NH2 अभिक्रिया होती है, इसमें आपका पश्चाक्रमण होता है। क्या इसमें पश्चाक्रमण हो सकता है SN1 अभिक्रिया में? ये क्वेश्चन है। और SN1 अभिक्रिया होती है, इसमें दोस्तों कार्बोधनायन बनता है। हालांकि आपने लेक्चर नंबर 8 देखा हो तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। SN1 अभिक्रिया में कार्बोधनायन बनता है, तो क्या SN2 अभिक्रिया में कार्बोधनायन बन सकता है? संभव है, नहीं है, ये वो देखते हैं। छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। मैं एक एक बात को समझाता हूँ, बारीकी से समझना दोस्तों। आपको मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, लेक्चर नंबर 8 जिन्होंने देखा है उनको ही ये वीडियो आपको समझ में आएगा। मतलब SN1 SN2 अभिक्रिया के बारे में ये बातें मैं जो बोल रहा हूँ वो, वरना आपको समझ नहीं आएगा, फिर कमेंट मत करना, ओके। देखिए, SN1 अभिक्रिया जो होती है, इसकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम इसके आंसर की हम बात करें तो SN1 अभिक्रिया में 3 डिग्री हैलो एल्केन होता है इसमें, तो इसमें हम लिख सकते हैं 3 डिग्री हैलो एल्केन से 3 डिग्री कार्बोधनायन का निर्माण होता है, जो कि स्थायी होता है। आ रही बात समझिए? पहली बात तो ये बोलेगी है कि SN1 अभिक्रिया में 3 डिग्री
हैलोअल्केन ही क्यों लिया गया? क्योंकि दोस्तों SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है और पहले पद में आपको पता है कि क्या बनता है, 3 डिग्री कार्बोधनायन बनता है और 3 डिग्री कार्बोधनायन कैसा होता है, स्थायी होता है। तो अस्थायी फिर क्या चाहिए, कुछ नहीं। तो इस कारण से इसमें क्या लिया गया है, 3 डिग्री हैलोअल्केन लिया गया है। अब बात रहती है कि इसमें कार्बोधनायन बनना संभव है। तो दोस्तों अगर हम लोग समझे इसमें कार्बोधनायन के स्थायित्व के बारे में, यदि हम दोस्तों कार्बोधनायन होता है इसके स्थायित्व के बारे में हम लोग समझें, तो दोस्तों 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, इसके बाद में 2 डिग्री और इसके बाद में 1 डिग्री। तो आपको पता चल गया होगा कि 3 डिग्री कार्बोधनायन होता है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। इसका मतलब 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्थायी होता है तो वो बनने का चांस है किसमें, SN1 अभिक्रिया में। तो SN1 अभिक्रिया में 3 डिग्री ही क्यों ले जाता है, क्योंकि दोस्तों वो जो कार्बोधनायन बनेगा वो कैसा होगा, स्थायी होगा। अब यहाँ पर बात बोलेगी ये कि यहाँ पर होता है 1 डिग्री हैलोअल्केन और 1 डिग्री हैलोअल्केन में हैलोजन जैसे बाहर निकलेगा तो 1 डिग्री कार्बोधनायन बनेगा और 1 डिग्री कार्बोधनायन कैसा होता है, अस्थायी होता है या कम अस्थायी होता है इन दोनों की तुलना में। तो अगर ये कम अस्थायी है तो फिर बनेगा ही नहीं, क्यों बनेगा, ठीक है, आगे अभिक्रिया नहीं करेगा, कम अस्थायी होगा। तो यहाँ पर बात आती है कि 1 डिग्री हैलोअल्केन ही क्यों लिया जाता है इसके अंदर, ये बात अलग है। पर इसमें बात बोलेगी कि इसमें कार्बोधनायन बनना संभव है, तो कार्बोधनायन बनना संभव नहीं होता है, इसमें कार्बोधनायन नहीं बनता है। अब मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन कर दिया होगा कि 1 डिग्री अस्थायी होता है या कम अस्थायी होता है, तो फिर क्यों लिया गया इसमें। मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं किसका आंसर दे रहा हूँ, मैं कार्बोधनायन बनना संभव है कि नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। अगर बाई चांस कार्बोधनायन 1 डिग्री बन गया तो वो कम अस्थायी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेकेंड का जवाब दे रहा हूँ और यहाँ पर फर्स्ट का जवाब में, SN1 में ये फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब है और यहाँ पर इसमें सेकेंड का जवाब है। तो मैं लिख सकता हूँ इसमें कि इसमें कार्बोधनायन बनना संभव नहीं है क्योंकि इसमें 1 डिग्री कार्बोधनायन अस्थायी होता है। 1 डिग्री कार्बोधनायन अस्थायी होने के कारण बनना संभव नहीं होता। ओके, अब बात रही दोस्तों कि इसमें क्या पश्चाक्रमण संभव है और बात रही दोस्तों कि इसमें 1 डिग्री हैलोअल्केन ही क्यों लिया गया है, इसके बारे में समझते हैं। ओके, आपको समझ में आ चुका होगा इतने क्वेश्चन के बारे में, तो ये बीच की बात है, ध्यान रखिए। दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं बहुत शानदार से, देखिए ध्यान से। यहाँ पर हमारे पास में हैलोअल्केन है, इसमें हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा है वो कार्बन अगर केवल एक कार्बन से कनेक्ट है तो फिर इसको दोस्तों हम बोलते हैं 1 डिग्री हैलोअल्केन। अगर वो 2 से कनेक्ट है तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री। अगर हैलोजन आपका 2 CH3 समूह से कनेक्ट है तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री, बाकी हाइड्रोजन आ जाएगा। यदि आपका हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन दोस्तों यदि 3 कार्बन से कनेक्ट है या CH3 समूह से कनेक्ट है तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री हैलोअल्केन RX हैलोअल्केन, ये आपका 2 डिग्री RX और ये है आपका 3 डिग्री RX। अब मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, देखिए यदि दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसमें, तो इसमें जो आपका हैलोअल्केन है, इस हैलोअल्केन में कोई भी अगर न्यूक्लियोफिलिक पश्च आक्रमण करता है, ये SN2 अभिक्रिया से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें दोनों की बात है, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप समझिए कि हमने अगर हैलोअल्केन है 1 डिग्री हैलोअल्केन, उसमें कोई भी न्यूक्लियोफिलिक क्या करता है, आक्रमण करता है, अटैक करता है, ठीक है, पश्च आक्रमण करता है। यहाँ पर भी पश्च आक्रमण करेगा न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पर भी पश्च आक्रमण करेगा। अब इसमें न्यूक्लियोफिलिक जैसे आक्रमण करेगा तो उसमें एक बात तो फिक्स है कि आपका हैलोजन होता है उसका बाहर निकालना फिक्स है, उसका बाहर निकालना फिक्स है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि दोस्तों यदि हम लोग बात करें इसमें, तो ये अटैक जैसे कर रहा है तो इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। आपका नाभिक स्नेही जैसे अटैक कर रहा है तो यहाँ पर अटैक कर रहा है कि बीच रास्ते में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए।
अब रुकावट कौन पैदा करता है वो समझिए। ये जो आपका हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा है वो कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो एक बड़ा समूह हो जाएगा आपका CH3। ये दोस्तों हाइड्रोजन होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, जैसे नाभिक स्नेही अटैक करता है वैसे वो दूर होने लगते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रतिपन्न में बताया है छतरी वाला एग्जांपल लेकर के। लेकिन यहाँ पर आपका जो बड़ा समूह होता है ये बड़ा समूह हटता नहीं है। ये बड़ा समूह जैसे आपका न्यूक्लियोफिलिक दोस्तों आक्रमण करेगा तो वो क्या करेंगे, त्रिविम बाधा उत्पन्न करते हैं। इसको बोलते हैं बाधा, अवरोध उत्पन्न करते हैं, ठीक है ऐसे। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, बीच में बाधा उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर एक समूह है तो थोड़ी बहुत बाधा उत्पन्न करेगा, यहाँ पर दो समूह है तो दो समूह मिलकर के ज़्यादा बाधा उत्पन्न करेंगे। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ओके। दो बड़े समूह हैं तो दो बड़े समूह इतनी बाधा उत्पन्न करेंगे। और अगर 3 डिग्री होगा तो 3 डिग्री में दोस्तों आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न करेंगे। ये समूह होते हैं वो, और आपके जो न्यूक्लियोफिलिक होगा वो धीरे धीरे 3 डिग्री की ओर आएगा और 3 डिग्री की ओर आने से बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों कमज़ोर हो जाएगा, मतलब आ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर त्रिविम बाधा उत्पन्न करने वाले समूह कितने बड़े बड़े, 3 समूह हैं, और आपका जो न्यूक्लियोफिलिक होता है वो आ ही नहीं पाता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया है इसमें कि यदि दोस्तों अगर हम लोग पश्च आक्रमण करवाते हैं किसी न्यूक्लियोफिलिक का, तो यदि अगर 1 डिग्री हैलोअल्केन है तो 1 डिग्री हैलोअल्केन के लिए जो त्रिविम बाधा होगी वो कम उत्पन्न करेंगे, जिससे आपका आक्रमणकारी होता है वो आए तो पाएगा, थोड़ा बहुत अवरोध होगा या जो प्रभाव होगा त्रिविम बाधा होगी उससे बच करके आ तो पाएगा। बट दोस्तों जैसे जैसे आप देखोगे 2 डिग्री 3 डिग्री तो उसमें बड़े समूह होते हैं वो ज़्यादा त्रिविम बाधा उत्पन्न करते हैं और आपका न्यूक्लियोफिलिक होता है उसको आने में दिक्कत होगी। तो इसलिए मैंने आपको लिखवाया यहाँ पर कि SN2 अभिक्रिया होती है। इस SN2 अभिक्रिया में 1 डिग्री हैलोअल्केन क्यों लिया जाता है, ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि 1 डिग्री अगर लेंगे दोस्तों तो उसमें आपका न्यूक्लियोफिलिक होगा, नाभिक स्नेही, उसका अटैक होगा वो बहुत आसानी से होगा। हालांकि त्रिविम बाधा उत्पन्न होगी एक के कारण, समूह एक के कारण से, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होगी और ये आसानी से जुड़ पाएगा और हैलोजन बाहर निकल करके यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। बट जैसे दोस्तों अगर हम इसमें 3 डिग्री लेते, SN2 अभिक्रिया में अगर 3 डिग्री लेते तो फिर त्रिविम बाधा बहुत ज़्यादा हो जाती, और त्रिविम बाधा बहुत ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियोफिलिक आपका आ नहीं पाएगा, और न्यूक्लियोफिलिक आ नहीं पाएगा और ये आपका निकल नहीं पाएगा और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या SN2 अभिक्रिया होगी नहीं। इसलिए आप देखोगे तो अगर हम 1 डिग्री से 3 डिग्री की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री से 3 डिग्री की ओर जाने से SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता कम होगी या इसके होने के चांस कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे हम 3 डिग्री की ओर जाएंगे तो त्रिविम बाधा उत्पन्न होगी। अब जहाँ त्रिविम बाधा ज़्यादा उत्पन्न होगी वहाँ पर SN2 अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि इसका पश्च आक्रमण होता है। बट दोस्तों यहाँ पर SN1 अभिक्रिया में पश्च आक्रमण संभव नहीं होता। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? अभी आपको मैंने जस्ट बात बोली है कि इसमें 3 डिग्री कार्बोधनायन ज़्यादा स्थायी होता है। अब 3 डिग्री कार्बोधनायन ज़्यादा स्थायी होगा तो पहले 3 डिग्री आपका कार्बोधनायन बन जाएगा और उसके बाद में नाभिक स्नेही अटैक करेगा, और वहाँ पर पीछे से अटैक नहीं करता है SN1 अभिक्रिया में, आगे से अटैक करता है और बहुत आसानी से जुड़ जाता है। तो इसमें आप देखोगे दोस्तों तो आप अगर 1 डिग्री से 3 डिग्री की ओर जाओगे तो 1 डिग्री से 3 डिग्री की ओर जाओगे तो वहाँ पर 3 डिग्री कार्बोधनायन बनने के चांस ज़्यादा होंगे और 3 डिग्री कार्बोधनायन ज़्यादा स्थायी होगा और ये SN1 के लिए फ़ायदा होगा। तो 1 डिग्री से 3 डिग्री की ओर जाएंगे तो SN1 की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी या इसका वेग बढ़ जाएगा, और अगर आप 3 डिग्री से 1 डिग्री की ओर जाओगे तो इसका बढ़ जाएगा चांस होने का। आ रही बात समझ में? थोड़ा सा इसको मैं व्यवस्थित बना देता हूँ आपके लिए। हाँ दोस्तों, आपके लिए थोड़ा वैसा मैंने व्यवस्थित बना दिया है। अब यहाँ पर आप लोग समझिए ध्यान से कि यदि हम लोग 1 डिग्री से 3 डिग्री की ओर जाते हैं तो 1 डिग्री से 3 डिग्री की ओर जाएंगे दोस्तों तो वहाँ पर त्रिविम बाधा तो बढ़ जाएगी। बट जैसे अगर ये हैलोजन बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर कार्बोधनायन बनते हैं
और जैसे कार्बन धनायन बनते हैं दोस्तों, तो 3 डिग्री कार्बन धनायन बनेगा तो अस्थायी होगा और आपके SN1 होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप लोग 1 डिग्री से 3 डिग्री की ओर जाएंगे तो SN1 की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। SN1 अभिक्रिया होती है, उसकी क्रियाशीलता बढ़ती है, इसकी क्रियाशीलता या वेग बोल सकते हैं आप लोग। और दोस्तों यदि आप लोग 3 डिग्री से 1 डिग्री की ओर जाएंगे तो 3 डिग्री से 1 डिग्री की ओर आएंगे तो क्या होगा, हालांकि इसमें कार्बन धनायन बनना तो संभव नहीं है क्योंकि 1 डिग्री कार्बन धनायन होता है वो अस्थायी होगा, तो फिर त्रिविम बाधा तो कम होगी। 3 डिग्री से 1 डिग्री की ओर आओगे तो त्रिविम बाधा कम होगी, और त्रिविम बाधा कम होगी तो किसके चांस हो जाएंगे अब होने के, SN2 अभिक्रिया होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो SN2 अभिक्रिया होती है, उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन को आगे लिख के पढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अब इसकी डेफिनेशन होती है, इसको पढ़ लीजिए। देखिए, इस अभिक्रिया में नाभिक स्नेही निकलने वाले समूह जो कि X माइनस, जो आपका X होगा वो बाहर निकल जाएगा, निकलने वाला समूह युक्त कार्बन परमाणु होता है उसके पास आता है। मतलब जो आपका नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक होगा वो जो निकलने वाले कार्बन परमाणु युक्त कार्बन है उसके पास में आता है। ठीक है, अतः कार्बन पर उपस्थित बड़े समूह प्रभावी त्रिविम बाधा या अवरोध या निरोधक प्रभाव उत्पन्न करते। बड़े कौन से, आपको मैंने बता दिया, CH3 जो कि कार्बन पर जुड़े हुए, वो अगर ज़्यादा हैं तो वो बड़े समूह हैं और वो क्या उत्पन्न करते हैं, अवरोध या निरोधक प्रभाव बोल सकते हैं, इसको प्रभावी त्रिविम बाधा बोल सकते हो, रुकावट, एक तरह से रुकावट, ठीक है, उत्पन्न करते हैं। सामान्य अगर हेलोल्केन लेते हैं, हालांकि इसमें कोई सामान्य हेलोल्केन नहीं लेते हैं। सामान्य हेलोल्केन क्या होता है, तो दोस्तों इसमें केवल आपके हाइड्रोजन ही जुड़े होते हैं, ये होता है सामान्य हेलोल्केन। इसमें एक कार्बन जुड़ा है तो उसको 1 डिग्री बोला है मैंने। तो सामान्य हेलोल्केन या फिर 1 डिग्री हेलोल्केन, ये 1 डिग्री हेलोल्केन SN2 अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील, सॉरी यहाँ पर अधिक आता था बीच में, ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील होता है क्योंकि दोस्तों इसमें 2 या 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अब मैंने 2 या 3 क्यों लिए, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं और सामान्य में कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं, 3 हैं, इसलिए ये SN2 अभिक्रिया के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, क्योंकि त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे इसलिए होते हैं, उपयुक्त होता है 1 डिग्री या फिर सामान्य हेलोल्केन जिनकी कोई त्रिविम बाधा नहीं होती है, जिनकी कोई भी त्रिविम बाधा नहीं होती है। परंतु दोस्तों 3 डिग्री हेलोल्केन होता है, उसमें तीनों बड़े समूह होते हैं। 3 डिग्री हेलोल्केन में तीनों के तीनों बड़े समूह होते हैं जो कि आक्रमणकारी समूह या जो नाभिक स्नेही होता है, इसको आक्रमणकारी समूह भी बोल सकते हैं, नाभिक स्नेही होता है उस पर अवरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, प्रभाव डालते, त्रिविम प्रभाव बाधा डालते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लास्ट एंड फाइनल दोनों के मध्य जो अंतर होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब लास्ट एंड फाइनल इन दोनों के मध्य अंतर को समझ लीजिए, इसके बाद फिर आप फ्री हो जाओगे। ठीक है, देखिए SN1 अभिक्रिया होती है वो दोस्तों, यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो यहाँ पर आप लोग इसको लिखते रहिए ताकि आपको क्लियर यहाँ पर मिल सके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूर्ण बातें नहीं लिखी है। देखिए SN1 अभिक्रिया में 2 पदों में पूर्ण होती है, तो यह अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। आपने देखा था कि पहला पद धीमा पद था और बाद में तीव्र पद था। ठीक है, पर दोस्तों SN2 अभिक्रिया होती है वो केवल एक पद में पूर्ण होती है, केवल ही एक पद में पूर्ण होती है। अभी आपने देखा है क्रियाशीलता का क्रम, SN1 अभिक्रिया होता है उसमें 3 डिग्री सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है, 2 डिग्री कम, 1 डिग्री कम, और सबसे सामान्य हेलोल्केन होता है सबसे कम अस्थायी होता है या क्रियाशीलता उसकी होती है। बट दोस्तों SN2 अभिक्रिया में आपने देखा था कि सामान्य हेलोल्केन 1 डिग्री होते हैं, वो सबसे ज़्यादा अस्थायी क्रियाशील होते हैं। ठीक है, इसके अंदर एंड इसके बाद में हो जाएगा 2 डिग्री 3 डिग्री। हालांकि इसमें लिए जाते हैं SN2 अभिक्रिया में 1 डिग्री और सामान्य हेलोल्केन ही लिए जाते हैं। क्रियाशीलता की बात करें, अस्थायित्व की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, SN1 अभिक्रिया होती है वो ध्रुवीय विलायक में अभिक्रिया का वेग को बढ़ा देते हैं। इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो SN1 अभिक्रिया होती है वो ध्रुवीय विलायक, जैसे H2O जल, ठीक है, तो इनके लिए जैसे ध्रुवीय विलायक मिलाएंगे तो इनका क्या होता है, अभिक्रिया का वेग होता है बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें कार्बन धनायन होता है, कार्बन धनायन C के ऊपर प्लस मतलब कार्बन धनायन होता है, वो आसानी से बन जाता है इस कारण से। बट दोस्तों SN2 अभिक्रिया होती है उसमें अध्रुवीय विलायक,
ठीक है, जैसे KOH हो जाएगा, विलायक के फॉर्म में होगा तो, ठीक है। तो ये अगर अध्रुवीय विलायक है इसके अंदर, तो इसकी उपस्थिति में इनका वेग होता है वो बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें पहले आयनन नहीं होता, इसमें कोई भी आयनन वगैरह नहीं होता पहले से। इसमें आयनन होता है, कार्बोधनायन बनता है, उसके बाद में अटैक करता है नाभिक स्नेही, ठीक है। इसमें मध्यवर्ती दोस्तों कार्बोधनायन बनता है, ठीक है, मध्यवर्ती इंटरमीडिएट, लेकिन इसमें कोई मध्यवर्ती नहीं बनता है, इसमें केवल संक्रमण अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? संक्रमण अवस्था। अभिक्रिया का जो वेग होता है दोस्तों वो केवल हेलोएल्केन पर निर्भर करता है। इस SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया का जो वेग होता है, जिसको वेग समीकरण मैंने नीचे लिखा है, ये केवल हेलोएल्केन पर ही डिपेंड करता है। इस कारण से इसको एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। SN1 अभिक्रिया एक ही अणु पर डिपेंड करता है इस कारण से। बट दोस्तों जो SN2 अभिक्रिया होती है वो हेलोएल्केन तथा नाभिक स्नेही दोनों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर वेग समीकरण लिखा है, ये हेलोएल्केन है और ये नाभिक स्नेही दोनों पर निर्भर करती है। इस कारण से इसको द्विक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया कहते हैं। दो अणु पर निर्भर करती है, दो अणुओं के निर्भर कर। अब यहाँ पर अणु लिखा है, इस दोनों पर निर्भर करते हैं, मतलब दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करते हैं, ठीक है। SN1 अभिक्रिया को प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं और इसको द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। बाद में हम बात करेंगे अगर वेग समीकरण की, तो ये है वेग स्थिरांक और ये हो जाएगा हेलोएल्केन। अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, केवल एक अणु पर निर्भर करता है, तो SN1 अभिक्रिया। और यहाँ पर हो जाएगा दो, न्यूक्लियोफिलिक भी होगा एंड साथ में हेलोएल्केन भी होगा। तो इसका जो वेग होगा वो दोनों की सांद्रताओं पर डिपेंड करता है। तो द्विअणुक या SN2 अभिक्रिया। दोस्तों ये थे छोटे मोटे अंतर। दोस्तों SN1 और SN2 अभिक्रिया के रिलेटेड मैंने दो वीडियो बनाए, एक लेक्चर नंबर 8 और एक लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको बताया कि SN1 और SN2 अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। फिर हमने देखा कि SN1 और SN2 अभिक्रिया होती है, उसमें कुछ मुख्य बातें होती है जो कि मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करवाई है, और साथ में इनके अंतर। तो इसी के साथ में जो SN1 और SN2 टॉपिक था वो खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया, जो हेलोएल्केन की रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं, उसमें आगे वाली अभिक्रिया को समझेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।